हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 13 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 13 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्जाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि हु इज द प्रेजेंट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी वर्तमान में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है। तो देखिए, वर्तमान में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जो है ना, ये आपके पीयूष गोयल हैं। तो पीयूष गोयल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला जो है राज्य कौन सा रहा था। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बाल लिंगानुपात होता क्या है। तो देखिए, 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में महिलाओं और पुरुषों के अनुपात को ही जो है ये आपका बाल लिंगानुपात जो वो कहा जाता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला जो राज्य रहा था ना, ये आपका हरियाणा राज्य रहा था। हरियाणा राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर जो है 834 महिलाएं थी। तो हरियाणा राज्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा रहा था। तो देखिए, सबसे अधिक अगर केस में बात कर ले तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश का रहा था। अरुणाचल प्रदेश का जो बाल लिंगानुपात है ना, ये आपका 972 रहा था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर बात कर ले भारत का लिंगानुपात कितना रहा था, तो देखिए साल 2001 में जो है जनगणना में भारत का जो लिंगानुपात है ना, बाल लिंगानुपात, ये आपका 927 रहा था। लेकिन 2011 की जनगणना में जो है ये आपका घटकर बाल लिंगानुपात जो रहा था ना, ये आपका 919 रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया आपका बाल लिंगानुपात के बारे में। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का अगर सिर्फ लिंगानुपात पूछा जाए कि ये कितना रहा था, तो देखिए भारत का जो लिंगानुपात है ना, ये आपका 943 रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि बंगाल का विभाजन जो है ये किस वर्ष में रद्द कर दिया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि बंगाल विभाजन की जो घोषणा है ना, ये आपके 20 जुलाई 1905 को जो वो किया गया था। और बंगाल विभाजन को जो है ये आपका 16 अक्टूबर 1905 को जो है ये आपका लागू किया गया था। और इसका जो विभाजन है ना, ये आपके कर्जन के द्वारा जो वो किया गया था। लेकिन अगर बात कर ले कि बंगाल का जो विभाजन है ये किस वर्ष में रद्द कर दिया गया था, तो ये आपका वर्ष 1911 में जो इसे रद्द कर दिया गया था। और ये जो आपका किसके द्वारा जो वो रद्द किया गया था, तो ये आपके हार्डिंग द्वितीय के द्वारा जो इसे रद्द कर दिया गया था। तो 1911 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब कुछ क्वेश्चन जो है बच्चे बता रहे थे यही क्वेश्चन भेजे, तो उन्होंने जो 1907 मार्क कराए थे। तो देखिए, क्या मैं ये क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में नहीं करवाया था, या बताइए बिल्कुल भी। तो 1911 जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे जो वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार जो है ना, ये आपके संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके अलावा नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है और रंगमंच के क्षेत्र में जो वो दिया जाता है। तो ये 3 तो ऑप्शन में आपका दिया गया था। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन था ना, वो आपका साहित्य जो वो दिया गया था। तो देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार जो है ना, ये साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो साहित्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार की बात कर ले, तो देखिए इस पुरस्कार की जो शुरुआत है ना, ये आपका वर्ष 2006 में जो वो किया गया था। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है ये एक आपके प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। और इनका जो जन्म है ना, ये आपके डुमराव बिहार में हुआ था। और इन्हें जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जो है 2001 में भारत रत्न से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि आईएसएसएफ शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारतीय निशानेबाजों ने जो है कितने मेडल जो वो जीते थे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें कि 2023 का जो ये आयोजन है ये कहां पर किया गया था। तो देखिए, आईएसएसएफ शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 जो है ये आपका अजरबैजान के बाकू में जो है आपका आयोजित किया गया था। और इसमें भारतीय निशानेबाजों के द्वारा जो है आपके टोटल 14 पदक जो वो जीते गए थे, जिसमें 6 जो है आपका गोल्ड मेडल जीता गया था और 8 जो था ना ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जो वो जीता गया था। तो 14 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ओवरऑल आपसे पूछा गया था, इसलिए 14 पदक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर 2024 की बात कर ले, तो देखिए 2024 का जो आपका आईएसएसएफ शूटिंग विश्व चैंपियनशिप है ना, ये कहां पर आयोजित किया गया था। तो ये आपका 13 से 18 अक्टूबर 2024 तक जो है ये आपके नई दिल्ली के डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में जो इसका आयोजन जो वो किया गया था। और इसमें भारतीय निशानेबाजों के द्वारा जो है आपके टोटल 4 पदक जो वो जीते गए हैं। और 4 पदक में 2 जो आपका सिल्वर मेडल जीता गया है और 2 जो आपका कांस्य पदक जीता गया है और 1 भी आपका गोल्ड मेडल नहीं जीता गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है कितनी अनुसूचियां थी। तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है ये आपका अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद के द्वारा जो है 321 धाराएं और 10 अनुसूचियों के साथ जो है ये आपका पारित किया गया था। तो अनुसूचियां पूछा गया था, तो 10 अनुसूची आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर धारा पूछा जाए तो देखिए 321 धाराओं के साथ जो इसे पारित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जब आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया था उस समय भारत के वासराय कौन थे। तो देखिए, इस समय जो भारत के वासराय थे ना, ये आपके लिनलिथगो थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय कर्नाटक गायिका है जिन्हें तमिलनाडु के लोगों ने जो है उनके नाम के साथ बॉम्बे की उपाधि जो वो दिया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके बॉम्बे जयश्री रामनाथ है ना, जो कि आपके कर्नाटक गायिका और संगीतकार है, और इन्हें तमिलनाडु के लोगों के द्वारा जो है बॉम्बे की उपाधि जो वो दिया गया था। तो बॉम्बे जयश्री रामनाथ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 जो है ये आपका किससे संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 74 की बात कर ले तो ये जो आपके मंत्रिपरिषद से जुड़ी जानकारी इसमें जो वो दी गई है, और ये जो आपका अनुच्छेद है ना ये राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो है मंत्रिपरिषद के गठन से जो है आपका जुड़ा हुआ है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर अनुच्छेद 75 की बात कर ले तो देखिए अनुच्छेद 75 में मंत्रियों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, इसके अलावा उनकी जिम्मेदारियां, शपथ, योग्यताएं और मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते से जुड़ी जानकारी जो वो प्रदान की गई है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो देखिए उत्तर भारत का जो शास्त्रीय नृत्य है ना ये आपका कथक नृत्य है। तो कथक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य को दर्जा दिया गया है। जब क्वेश्चन में आपका संगीत नाटक अकेडमी दिया है ना तो भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य को दर्जा दिया गया है। और वो 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं। तो पहला आपका भरतनाट्यम है जो कि आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। सेकंड आपका कथक है जो कि आपका उत्तर भारत का है। कुचिपुड़ी जो ये आपका आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी जो ये आपका उड़ीसा का है। कथकली जो ये आपका केरल का है। सत्रिया की बात करें तो ये आपका असम का है। मणिपुरी जो ये आपका मणिपुर का है। और मोहिनी अट्टम जो है ना ये भी आपका केरल का है। तो ये जो आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। लेकिन जब आपका क्वेश्चन में दिया है कि भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग कितने शास्त्रीय नृत्य को दर्जा दिया गया है। तो देखिए संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग जो है 9 शास्त्रीय नृत्य को दर्जा दिया गया है। और 9वां शास्त्रीय नृत्य कौन सा है संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग। तो ये छऊ नृत्य है। और छऊ जो नृत्य है ना ये आपके 3 राज्यों का शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य है। ठीक है, कौन कौन से राज्य है। तो एक आपका पश्चिम बंगाल, सेकंड आपका उड़ीसा और थर्ड आपका झारखंड राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले कथक नृत्य से जुड़े प्रमुख कलाकारों के नाम। तो देखिए पंडित बिरजू महाराज, इसके अलावा आपके जो है भानुजी, जानकी प्रसाद जो कि आपके बनारस घराने से संबंधित है। इसके अलावा ईश्वरी प्रसाद जो कि आपके लखनऊ घराने से संबंधित है। पंडित शंभू महाराज जो कि आपके लखनऊ घराने से संबंधित है। राजा चक्रधर सिंह जो कि आपके रायगढ़ घराने से संबंधित है। पंडित लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, सीतारा देवी, रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया रॉय, कुमुदनी लखिया, इन सभी कलाकारों का जो संबंध है ना ये आपके कथक नृत्य से है। और इनके घराना भी जो वो आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न जो वो पूछा जाता है। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना ये जो किस वर्ष में किया गया था। तो देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो स्थापना है ना ये आपका वर्ष 1985 में जो वो किया गया था। और ये जो पुरस्कार है ना ये आपके खेल कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए जो वो दिया जाता है। और ये जो आपके भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला जो है खेल कोचिंग का जो वो सर्वोच्च सम्मान है, यानी ये जो पुरस्कार है ना ये आपके खिलाड़ियों के कोच को जो वो दिया जाता है। तो 1985 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस पुरस्कार में जो क्या क्या दिया जाता है। तो देखिए इस पुरस्कार में द्रोणाचार्य की एक कांस्य प्रतिमा, इसके अलावा एक प्रमाण पत्र, एक औपचारिक पोशाक और 15 लाख रुपए की नगद राशि भी जो वो दी जाती है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेगा कि द्रोणाचार्य पुरस्कार में वर्तमान में कितने रुपए की राशि दी जाती है। तो ये आपका 15 लाख रुपए की नगद राशि जो वो दी जाती है। और देखिए ये जो पुरस्कार है ना ये आपके युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा जो वो दिया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए एक आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार होता है और एक आपका ध्यानचंद पुरस्कार होता है। तो देखिए जब क्वेश्चन में आपका ध्यानचंद पुरस्कार दिया रहना तो ये आपके खेलकूद में आजीवन उपलब्धि के लिए जो है ये आपका ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। और ध्यानचंद पुरस्कार की जो स्थापना है ना ये आपका वर्ष 2002 में जो वो किया गया था। वहीं अगर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात कर ले तो इसकी जो स्थापना ये आपका 1991-92 में किया गया था। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का ही नाम बदलकर जो है ये आपका 6 अगस्त 2021 को जो है ये आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है इसका नाम जो वो कर दिया गया था। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये जो कब किया गया था। तो ये आपका 6 अगस्त 2021 को जो वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो आपका मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार है ना ये पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले जो है व्यक्ति कौन है। तो ये आपके भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को जो है पहला खेल रत्न अवार्ड जो वो दिया गया था। और वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में जो है कितनी राशि दी जाती है। तो देखिए इसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में जो है वर्तमान में 25 लाख रुपए की नगद राशि जो वो दी जाती है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो देखिए अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत है ना ये आपका वर्ष 1961 में किया गया था। और अर्जुन पुरस्कार में जो राशि को जो है ना ये आपका वर्ष 2020 में 5 लाख रुपए से बढ़ाकर जो है वर्तमान में जो अभी अर्जुन पुरस्कार में जो राशि दी जाती है ना ये 15 लाख रुपए की राशि जो वो दी जाती है। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। और इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि आपके साहित्य अकेडमी की जो स्थापना है ना ये कब किया गया था। तो देखिए संगीत नाटक अकेडमी की जो स्थापना है ना ये आपका वर्ष 1952-53 में जो वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस डाटा द परसेंटेज ऑफ पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम अफगानिस्तान टू इंडिया वाज, यानी 2011
की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अफगानिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले लोगों का प्रतिशत क्या रहा था? तो देखिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अफगानिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले लोगों का जो प्रतिशत है ना, ये आपका 0.44% रहा था। तो 0.44% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा वेद जो है ये आपका गोपथ ब्राह्मण से संबंधित है? तो देखिए ये जो आपका अथर्ववेद है ना, ये आपका गोपथ ब्राह्मण से जो है आपका संबंधित है। तो अथर्ववेद आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अथर्ववेद की बात कर ले तो ये जो आपका एक वैदिक अनुष्ठानों का वर्णन करने वाले गद्य ग्रंथों की जो है एक शैली है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और आगे के शिफ्टों में यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा कि निम्न में से किस वैदिक ग्रंथ में जो है प्रथम बार पूर्वी और पश्चिमी सागर का उल्लेख जो वो किया गया है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके यजुर्वेद में जो है पहली बार पूर्वी और पश्चिमी सागर का उल्लेख जो वो किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका शतपथ ब्राह्मण और ये जो आपके तैत्तिरीय ब्राह्मण है ना, ये आपके यजुर्वेद से ही संबंधित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण के बारे में पूछा जाए तो देखिए ये जो आपके ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण है ना, ये आपके ऋग्वेद से संबंधित है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर जल्दी वीडियो लाया कीजिए, तो कोई आपको इतना एक्स्ट्रा फैक्ट मैं सिर्फ इन बच्चों के लिए नहीं सोचता हूँ, मैं आगे वाले बच्चों के लिए भी सोचता हूँ कि आगे वाले बच्चों का भी जो भला कैसे हो जाए। अब आपको इतना एक्स्ट्रा फैक्ट थोड़े ना कोई बताएगा, और यहाँ से आपका प्रश्न बनता भी, ऐसा थोड़े ना कि प्रश्न नहीं बनेगा। यहाँ से आपका प्रश्न जो है कोई ना कोई शिफ्ट में आपका जरूर बनेगा। तो जिनका भी आगे आने वाला एग्जाम है तो मैं बोलता हूँ कि आप एक्स्ट्रा फैक्ट मेरा जरूर देखा कीजिए, आपको बहुत ज्यादा जो वो लाभ होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कुक्कुट पालन जो है ये कौन सा उद्योग का हिस्सा है? तो देखिए कुक्कुट पालन की बात कर ले तो ये जो आपका पोल्ट्री फार्मिंग यानी पोल्ट्री उद्योग का जो है एक हिस्सा है, और ये एक तरह का पशुपालन है। इस उद्योग में जो है मुर्गियों, बतखों, इसके अलावा गीज, कबूतरों और टर्की जैसी पक्षियों का पालन जो वो किया जाता है। तो पोल्ट्री उद्योग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन जो है जननिक उद्योग का उदाहरण है? तो देखिए जननिक उद्योग के उदाहरण की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए बीज और पौधा, इसके अलावा संवर्धन यानी नर्सरी कंपनियां, पशु प्रजनन फार्म, इसके अलावा मुर्गी पालन, मछली पालन और वाणिज्य केनेल, ये सभी जो होते हैं ना, ये आपके जननिक उद्योग के उदाहरण होते हैं। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जननिक उद्योग में पौधे और जानवरों की प्रजाति में जो है ये आपका वृद्धि जो वो किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि उड़ीसा के बरगाह जिले की धनु यात्रा जो है विष्णु के निम्नलिखित में से किस अवतार को जो ये आपका समर्पित है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा के बरगढ़ में मनाई जाने वाली ये जो आपका धनु यात्रा है ना, ये भगवान कृष्ण को जो है आपका समर्पित एक नाट्य आधारित ओपन एयर जो है आपका त्यौहार है। और ये जो त्यौहार है ना, ये आपके स्वतंत्रता और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने के लिए जो आयोजित जो वो किया जाता है। और इस त्यौहार को दुनिया का जो है सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर भी जो वो माना जाता है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर किसे माना जाता है, तो ये जो आपका धनु यात्रा को जो वो माना जाता है। और ये जो आपका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जो है इसे जो वो शामिल किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो भगवान कृष्ण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि ये जो आपका धनु यात्रा है ये किस महीने में मनाया जाता है, तो देखिए ये जो त्यौहार है ना, ये आपका प्रत्येक साल पौष महीने में या फिर जनवरी की शुरुआत में जो है ये आपका आयोजित किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि अगस्त 2024 में बिल ऑफ लैंडिंग विधेयक 2024 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा जो है इसे प्रस्तुत किया गया था? जहां पे ऑप्शन में आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय दिया गया था, गृह मंत्रालय दिया गया था, पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय दिया गया था, इसके अलावा नागर विमानन मंत्रालय जो वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका बिल ऑफ लैंडिंग विधेयक 2024 जो है ना, ये आपके पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा जो है 9 अगस्त 2024 को जो है इसे लोकसभा में जो वो पेश किया गया था। और ये जो विधेयक है ना, ये भारतीय बिल ऑफ लैंडिंग एक्ट 1856 का जो ये आपका जगह लिया है। इसके अलावा 9 अगस्त 2024 को ही जो है ये आपके लोकसभा में समुद्र माल परिवहन विधेयक 2024 भी जो वो पेश किया गया था। और ये विधेयक जो है ना, ये आपके भारतीय समुद्री माल परिवहन एक्ट 1925 की जो ये आपका जगह लेगा। तो पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विलियन के द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और आयतन प्रतिशत का जो अनुपात होता है ना, ये कितना होता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में विलेय का द्रव्यमान जो ये आपका लिया जाता है, जबकि आयतन या फिर आयतन प्रतिशत में विलेय का आयतन जो वो लिया जाता है। वहीं अगर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए तो देखिए किसी विलियन के द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत को जो है या आपके विलियन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान के अनुपात के रूप में जो है इसे परिभाषित जो वो किया जाता है। तो विलेय के द्रव्यमान का अनुपात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्यवहारिक अनुकूलन का जो है परिभाषा जो वो पूछा गया था। तो देखिए व्यवहारिक अनुकूलन का जो मतलब होता है ना, ये कोई जीव अपने व्यवहार को बदलकर पर्यावरण में बदलाव के अनुकूल बन जाता है, इसे ही जो आपका व्यवहारिक अनुकूल जो वो कहा जाता है। और इस बदलाव से जीवित रहने और प्रजनन की क्षमता भी जो वो बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बजट घाटे का जो है सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए इसके ऑप्शन तो बच्चों द्वारा मुझे नहीं मिले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बजट घाटे से जो है सरकार पर जो है कई सारे प्रभाव पड़ते हैं। जैसे कि महंगाई जो है, ये आपका ब्याज दरों में जो आपका वृद्धि जो वो देखने को मिलता है, और उधारी का जो स्तर है ना, ये भी आपका बढ़ जाता
जाता है। इसके अलावा बजट घाटे से जुड़े प्रभाव सरकार की आम जनता दोनों पर जो ये आपका जो प्रभाव जो वो देखने को मिलता है, जिसमें आपका सरकार पर बजट घाटे का प्रभाव पूछा गया था। तो देखिए बजट घाटे के कारण सरकार को जो ये आपका ज्यादा उधार लेना पड़ता है। इसके अलावा ज्यादा उधार लेने के कारण जो है ब्याज भुगतान जो ये आपका बढ़ जाता है। ज्यादा उधार लेने के कारण पुनर्निवेश जो है आपका कम हो जाता है, जिससे अगले साल राजस्व भी जो है आपका कम हो जाता है। और ज्यादा उधार लेने के कारण अर्थव्यवस्था पर भी जो आपका दबाव जो वो बढ़ता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए जीके जीएस के जो है मैंने आपको टोटल 20 क्वेश्चन जो आपको करवा दिया है। अब हम लोग हिंदी के प्रश्न को जो है 20 प्रश्नों को जो वो देख लेते हैं। तो देखिए हिंदी में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था, चेतन शब्द का जो आपसे विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए चेतन शब्द का जो विलोम शब्द होगा ना वो आपका अचेतन होगा। तो अचेतन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर इच्छा शब्द का विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए इच्छा शब्द का जो विलोम शब्द होता है ना ये आपका अनिच्छा होता है। तो अनिच्छा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका कंगन शब्द का तद्भव शब्द आया था। तो देखिए कंगन शब्द का जो तद्भव शब्द होगा ना वो आपका कंकन होगा। तो कंकन आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन किसी ने बताया कि कंकन शब्द का जो है तत्सम शब्द पूछा गया था। तो देखिए कंकन शब्द का जो तत्सम शब्द होगा ना ये आपका कंगन होगा। तो जिस प्रकार से भी आपका पूछा गया होगा मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, अनाथ शब्द का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए अनाथ शब्द का जो विलोम शब्द होता है ना ये आपका सनाथ होता है। तो सनाथ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले इनमें से कौन जो है अभिलाषा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं है जो वो दिया गया था। तो देखिए अगर अभिलाषा शब्द के पर्यायवाची शब्द की बात कर ले तो देखिए कामना होता है, आकांक्षा होता है, इच्छा होता है, चाह होता है, वांछा होता है, ख्वाहिश होता है, अरमान होता है और लालसा होता है। ये सभी आपके अभिलाषा शब्द के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इनमें से आपका 3 ऑप्शन में दिया गया होगा। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो आपका अभिलाषा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये आपसे जो वो पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रेल शब्द जो है आपका कैसा शब्द है, देशज है, विदेशज है, तत्सम है या फिर तद्भव है। तो देखिए रेल शब्द जो है ना ये आपका विदेशी शब्द है। तो विदेशी शब्द आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द आया था कि जो पास हो जाए, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना था। तो देखिए जो पास हो जाए वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होगा ना वो आपका उत्तीर्ण होगा। तो उत्तीर्ण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जिसमें दया का भाव ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना था। तो देखिए जिसमें दया का भाव ना हो इसे जो आपका निर्दय जो वो कहा जाता है। तो निर्दय आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा इच्छा का आपसे विलोम शब्द पूछा गया था। तो इच्छा का जो विलोम शब्द होगा ये आपका अनिच्छा होगा। मोहन किस प्रकार की संज्ञा है। तो देखिए मोहन जो है ना ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका करेक्ट आंसर होगा। जो स्वयं उत्पन्न हो, आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द बनाना था। तो देखिए जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसे जो आपका स्वयंभू जो वो कहा जाता है। तो स्वयंभू आपका करेक्ट आंसर होगा। चेतन का जो आपसे विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए चेतन का जो विलोम शब्द था ना ऑप्शन में आपका जड़ दिया गया था। तो जड़ जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हाथी के फिल इन द ब्लैंक्स उड़ना, मुहावरे को जो पूर्ण करना था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका तोता कौवा और कबूतर जो वो दिया गया था। तो देखिए हाथी का आपका जो क्या हो जाता है, तो ये आपका तोते उड़ना होता है। हाथी के तोते उड़ना होता है। और हाथी के तोते उड़ने का जो आपका मुहावरे का अर्थ होता है वो क्या होता है, तो ये जो आपका डर जाना या फिर आपका सहम जाना होता है। तो हाथी के तोते उड़ना यानी तोता जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कंकन का तत्सम शब्द पूछा गया था। तो देखिए कंकन का तत्सम शब्द जो होता है ये आपका कंगन होता है। और कंगन का तद्भव शब्द अगर पूछा जाए तो ये आपका कंकन होता है। गैस जो है आपका किस प्रकार का शब्द है। तो देखिए गैस जो है ना ये आपका एक प्रकार का विदेशज शब्द है। तो विदेशज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद कालवाचक क्रिया विशेषण से आपका एक प्रश्न जो वो देखने को मिला था। एक आपका जो वाचक से भी जो प्रश्न जो है वो वाक्य से भी जो आपका प्रश्न जो वो देखने को मिला था। इसके अलावा 5 गद्यांश प्रश्न से जो है आपको जो वो देखने को मिले थे। तो देखिए टोटल जो आपको मैंने 20 प्रश्न भी जो है हिंदी के बता दिया है, यानी 40 क्वेश्चन अब तक मैं आपको करा चुका हूं। उसके बाद अगर मैथ्स के क्वेश्चन की बात कर ले तो मैथ्स में आपका एक क्वेश्चन आया था, ये पहले भी आपका रिपीटेड प्रश्न है कि अगर किसी वस्तु में क्रमशः 10%, 30% और 25% की कमी होती है तो कुल छूट जो है ये कितने प्रतिशत होगी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि क्रमिक छूट की जो गणना है ना ये आपका किस प्रकार से किया जाता है। तो ये आपका समतुल्य छूट इक्वल टू D1 + D2 - D1 × D2 डिवाइड बाई 100 होता है। तो जहां पर आपका जो है D1 आपका क्या है, तो ये आपका 10% है, D2 आपका 30% है। तो हम लोग 10 + 30 कर लेंगे माइनस D1 × D2 यानी 10 × 30 डिवाइड बाई 100 कर लेंगे। तो इसको जब आप इतना सॉल्व करोगे ना तो हमारा क्या निकल कर आएगा, तो ये हमारा 37% जो वो निकल कर आएगा। और उसके बाद हम लोग 25% की कमी जो है निकाल लेंगे तो क्या होगा, तो देखिए 37% और 25% की जो क्रमिक छूट होगा ना ये कितना निकल कर आएगा, तो ये आपका 53% जो वो निकल कर आएगा। तो यानी 10%, 30% और 25% की क्रमिक जो छूट होगी ना ये आपका 53% की जो एकल छूट के जो वो समतुल्य होगा। तो 53% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 127.5 रुपए है। तो साधारण ब्याज जो ये कितना रुपया होगा, तो देखिए इसका जो साधारण ब्याज होगा ना ये आपका 125 रुपये होगा। तो 125 रुपये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि 65 किलोमीटर/आवर की रफ्तार से 35 मिनट 15 सेकंड में कितनी दूरी जो वो तय किया जाएगा। और ऑप्शन जो था आपका पॉइंट में दिया गया था, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ठीक है। तो आप जो है इस क्वेश्चन को जो है कमेंट करके जो है वो जरूर बताइएगा। तो लगभग जो आज मैंने पूरा आपको एसएससी के आंसर की से पहले ही जो है आपको पूरा ऑफिशियल आंसर की जो वो दे दिया है। लगभग 45 क्वेश्चन तो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। तो इतना एफर्ट आपके लिए कोई नहीं करेगा। तो इस एफर्ट के लिए जो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मैं आपको आरपीएफ कांस्टेबल का भी जो है जेन्युइन एनालिसिस कराऊंगा, तो उसके लिए आप चैनल को जो वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।